कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा घोंसला, तो साथियों तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को विदित है कि हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2024 को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा राजस्थान जीके, जी हाँ साथियों, यानी कि राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो भी हमारा सिलेबस है, हम उसको थ्योरी के माध्यम से आपको कवर करवा रहे हैं साथियों। और ये हमारी साथियों 5वीं क्लास होने वाली है, यानी कि हमारी 4 क्लासें पहले हो चुकी हैं। जो साथी अभी चैनल पर नए जुड़े हैं साथियों, वो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, पिछली क्लासें देख सकते हैं साथियों। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर साथियों नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, कल की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं रिपीट में, यानी कि उससे आपको याद रहेगा कि क्या कि हमने कल क्या पढ़ा था साथियों। आप कहेंगे सर हमने कुछ क्या पढ़े थे साथियों, फैक्ट पढ़े थे। फैक्ट यानी कि तथ्य, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं एग्जाम की दृष्टि से वो सभी पढ़े। यानी कि कंप्लीट आपको जो भी मैंने जो भी फैक्ट बताए हैं उनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको साथियों टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है साथियों, क्योंकि इन फैक्टों से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। जब यदि साथियों देखो, अभी मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, जी हाँ साथियों, यदि आपको राजस्थान से संबंधित यानी कि जो भी कोई भी राजस्थान से संबंधित एग्जाम होगा, ठीक है साथियों, उसका जो भी पेपर होगा उसमें से मैं आपको उसका पेपर राजस्थान जी का पेपर मैं यहाँ पर हल करवाऊंगा और उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि सर ने हमें अच्छा पढ़ाया है। और देखिए हम कंपटीशन का एग्जाम भी फाइट कर रहे हैं इस जीके से। ठीक है साथियों, चलिए बिना किसी देरी के साथियों शुरू करते हैं। यानी कि कल आपको महत्वपूर्ण तथ्य करा दिए गए थे मेरे द्वारा, और आज यानी कि उसी से संबंधित रिलेटेड आगे के जो भी तथ्य हैं और जो मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ साथियों। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं साथियों। देखिए सबसे पहला फैक्ट सामने है आपके कि क्या है कि कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं। जी हाँ साथियों, यानी कि कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। अब आप कहेंगे साथियों कि सर आपने तो कहा दिया सर कि मतलब मध्य अरावली श्रेणियाँ। अब साथियों आप में से क्वेश्चन आएगा कि साथियों के सर मध्य अरावली यानी कि अरावली क्या होती है, अरावली श्रेणी हमें पता ही नहीं। तो देखिए साथियों, आपके लिए समझाने के लिए देखिए, ये हो गया आपका क्या प्यारा सा राजस्थान। ठीक है साथियों, ये राजस्थान हो गया। अब जो अरावली है, जी हाँ साथियों, अरावली की श्रेणी देखिए साथियों इस प्रकार से जाती है, यहाँ से गुजरती है इस प्रकार से, ये रही, ये अरावली की श्रेणी है साथियों, इस प्रकार से ये गुजरती है यहाँ से। तो यानी कि जो अरावली की श्रेणी है क्या है, राजस्थान को लगभग समांतर 2 भागों में विभाजित करती है। जी हाँ साथियों, समांतर 2 भागों में ये विभाजित करती है आपके क्या कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है क्या। अब देखिए साथियों क्या कह रहा है कि कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं, यानी कि मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। ठीक है साथियों, क्या कि मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। अब देखिए साथियों मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहाँ पर है, देखिए साथियों कि अजमेर मेरवाड़ा, आपने नाम सुना होगा, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसके 7वें चरण में जो आपका अजमेर मेरवाड़ा है, अजमेर और मेरवाड़ा उसको सम्मिलित किया गया था साथियों। तो आपसे कहा जाए कि अजमेर मेरवाड़ा, जैसे कि साथियों अजमेर और मेरवाड़ा, जी हाँ साथियों, अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर मेरवाड़ा, अब साथियों आप कहेंगे सर अजमेर कहाँ पर, अजमेर इस सीमा पर स्थित है, इस पर, यानी कि मध्य अरावली श्रेणी पर स्थित है। ठीक है साथियों, मध्य अरावली श्रेणी कहाँ पर है, मध्य अरावली, आप कहेंगे सर मध्य तो जानते हो ना आप कि मध्य कौन सा हो गया, ये वाला। अब इसमें आपका अजमेर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है या नहीं, आप कहेंगे सर जब मैप देखेंगे आप तो कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है। ठीक है साथियों, तो वही कह रहा है आपसे कि मध्य अरावली श्रेणी में यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों क्या कि अजमेर मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। जी हाँ साथियों, क्या अजमेर मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक। अगला देखिए, अगला क्या है कि विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है। जी हाँ साथियों, अब आपके मन में डाउट आया होगा सर कि विंध्यन कगार भूमियाँ क्या होती हैं। अब देखिए साथियों विंध्यन कगार भूमियाँ क्या होती हैं। अब देखिए अगला स्लाइड ले लेता हूँ मैं, देखिए ये आपका हो गया क्या राजस्थान। ठीक है साथियों, अब विंध्यन कगार भूमि क्या होती है साथियों, देखिए यहाँ पर जो भी ये हो गया आपका साथियों क्या उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम।
ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ पर जो भी है, ये कौन सा हिस्सा हो गया साथियों, मैंने कल आपको बताया था। अब आप कहेंगे सर कौन सा होगा, दक्षिण पूर्वी हिस्सा, दक्षिण पूर्वी हिस्सा है जी हाँ साथियों। इसी को बोला जाता है क्या साथियों, इसी को बोला जाता है दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है साथियों, इसी को बोला जाता है साथियों क्या, मालवा का पठार। इसी को साथियों बोला जाता है विंध्यन कगार भूमियां, विंध्यन विंध्यन कगार भूमि। ठीक है साथियों, क्या बोला जाता है, देखिए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जी हाँ साथियों। दूसरा, इसी को बोला जाता है मालवा का पठार, इसी को बोला जाता है विंध्यन कगार भूमियां, जी हाँ साथियों, विंध्यन कगार भूमियां। अब देखिए साथियों, आपसे बोल क्या रहा है कि विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है, जी हाँ साथियों। अब आप देखोगे कि किन नदियों के मध्य, तो देखिए साथियों यहाँ से आपके देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ से इस प्रकार से आपके चंबल नदी गुजरती है साथियों, जी हाँ साथियों, चंबल नदी। तो अब यही पूछ रहा साथियों, यहाँ से कौन सी हो गई, चंबल। ठीक है साथियों, तो यही पूछ रहा है आपसे कि जो आपके यानी कि दक्षिण पूर्वी पठार है, ये वाला हिस्सा साथियों, कौन सा, ये वाला, यानी कि दक्षिण पूर्वी पठार है ना, ये जिसको बोलते हैं मालवा का पठार, विंध्यन कगार भूमि, ये मतलब किन नदियों के मध्य है, तो आप कहेंगे सर चंबल और बनास नदियों के मध्य। ये चंबल नदी है साथियों, आपके यहाँ से गुजर रही है, तो इसके मध्य आ गया ना साथियों, हाँ बिल्कुल, आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गया। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, आपको मैंने मैप के माध्यम से आसानी से समझा दिया साथियों। देखिए चंबल बनास नदियों के मध्य स्थित है, जो विंध्यन कगार भूमि है, जिसको क्या बोलते हैं साथियों, मालवा का पठार बोलते हैं। और क्या बोलते हैं साथियों, विंध्यन कगार भूमि हो गई, मालवा का पठार हो गए, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश उसी को कहा जाता है साथियों। तीनों एक ही है साथियों, आपको आसानी से लिख लेना है साथियों कि विंध्यन कगार भूमियाँ, और क्या है साथियों, मालवा का पठार, मालवा पठार और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है साथियों, अब देखिए अगला फैक्ट क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में, जी साथियों, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समरेखा बनाती है, यानी कि 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यानी कि कैसे, क्या बोल रहा है आपको, देखिए कि ये हो गया आपका राजस्थान। ठीक है साथियों, आप कहेंगे सर ओके, ठीक है, अब ये राजस्थान हो गया। अब आपका ये वाला हिस्सा है जी साथियों, ये हो गया आपका कौन सा, ये मरुस्थल वाला हिस्सा हो गया। ठीक है साथियों, ये मरुस्थल वाला हिस्सा हो गया। तो मरुस्थल में आप क्या कह रहा है साथियों कि जो ये पूर्वी पूर्वी सीमा है, यानी कि ये वाली, देखिए थोड़ा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये वाली, ये पूर्वी सीमा, इस पूर्वी सीमा की बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए कि पूर्वी सीमा है क्या, वो कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है, यानी कि 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। जी हाँ साथियों, कौन सी रेखा, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो ये यहाँ से जो ये रेखा है साथियों, ये वाली, ये कौन सी साथियों, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। जी हाँ साथियों, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ये। और जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है वो कौन सी साथियों, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। जी हाँ साथियों, 50 सेंटीमीटर रेखा आपके इस प्रकार से गुजरती है। ठीक है साथियों, वो आपको अभी फिलहाल याद नहीं रखना है, जब उसका क्वेश्चन फैक्ट आएगा आपके सामने वो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। ठीक है साथियों, अभी आपको क्या याद रखना है कि जो राजस्थान की 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो मरुस्थल का जो भाग है ये वाला, उसके उत्तरी सीमा पर है। जी हाँ साथियों, उसकी सॉरी उत्तरी नहीं, पूर्वी सीमा पर, उसके पूर्वी सीमा पर स्थित है। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ तक क्लियर है साथियों। देखिए क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, ये वाला पश्चिमी रेतीला मैदान हो गया। ठीक है साथियों, पश्चिमी रेतीला मैदान है, मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है, यानी कि इसकी ये वाली सीमा, ये जो ब्लू लाइन में दिख रहा है आपको, यानी कि ये वाला, ये कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है, तो वो है साथियों 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे ले सकते हैं। आपको नोट्स इसी प्रकार से साथियों कॉपी में बनाने हैं अपनी में, और इस प्रकार से नोट्स बनाना है कि आप उसको आसानी से पढ़ सको। कॉपी को सजाना नहीं है, मैं बार बार यही बात आपको बार बार कहता हूँ कि आपको कॉपी को नहीं सजाना है कि राइटिंग कितनी अच्छी आ रही है कितनी बेकार आ रही है, आपको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो नोट्स आपको अपने पास रखने हैं, किसी अन्य को नहीं दिखाने हैं। ठीक है साथियों, तो आप उतना पॉसिबल हो सके ऐसा लिखिए कि जिससे आपको समझ में आए, वो आपको किसी भी प्रकार से शॉर्ट स्वीट किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है साथियों, चलें आगे, चलिए आगे देखिए। देखिए अगला क्या फैक्ट है,
अगला है कि संरचनात्मक दृष्टि से, जी हाँ साथियों, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। जी हाँ साथियों, इसको क्या करना है साथियों, आपको बिल्कुल कंठस्थ याद करना है साथियों। कौन सा? उत्तरी व्रत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। जी हाँ साथियों, जो राजस्थान की जो भौतिक स्वरूप है, जी हाँ साथियों, राजस्थान का भौतिक स्वरूप है क्या है, वो भारत के किन उच्चावच प्रदेशों के मध्य है, तो उत्तरी व्रत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। यानी कि किस प्रकार से ये आपका हो गया, आप कहेंगे सर ये हो गया राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान हो गया। अब राजस्थान हो गया तो राजस्थान अब इधर ये वाला हिस्सा, यानी कि इस प्रकार से आपके यहाँ पर भारत की सीमा लगती है साथियों, इस प्रकार से ये इधर भारत का हिस्सा हो गया। जी हाँ साथियों, ये हो गया इधर। अब देखिए साथियों, ये वाला है, यानी कि इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ साथियों। देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान है क्या है, राजस्थान है जो के भौतिक स्वरूप, राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप हैं, यानी कि आकृति है उसकी, भारत के किन उच्चावच प्रदेशों में, यानी कि जो राज यहाँ पर है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर जो भी है, कौन सा उच्चावच प्रदेश है, यानी कि ये सीमा आपके टोटल उसमें आ जाएगी ना, किसमें? आप कहेंगे सर भारत के मैप में आ जाएगी, ठीक है साथियों, मैप में आ जाएगी। तो यानी कि ये जो राजस्थान है, जी हाँ साथियों, यहाँ से ये राजस्थान है, ये किस उच्चावच प्रदेश में है, तो आप क्या कहेंगे साथियों, कौन से में है? देखिए कौन सा है कि प्रायद्वीपीय पठार। जी हाँ साथियों, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, और ये प्रायद्वीपीय पठार है और उत्तरी व्रत मैदान, ठीक है साथियों, उत्तरी व्रत मैदान के लो, पठार के लो, ठीक है साथियों। तो ये क्या है, इन उच्चावच प्रदेशों में हमारा राजस्थान स्थित है। ये आपको डायरेक्ट फैक्ट याद करना है साथियों, ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों, क्लियर है? देखिए अगला क्या फैक्ट है, ये साथियों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। अब जो आने वाला है साथियों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट स्टार लगा लीजिए इस पर, कि भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस। जी हाँ साथियों, क्या? भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस, यानी कि इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र, जी हाँ साथियों, कितना? 67%। जी हाँ साथियों, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या है कि मैंने बिल्कुल आपको इतनी बारीकी से ये फैक्ट खोज निकाले हैं साथियों, आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ साथियों, आप कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल, मैं आपको एक-एक कंटेंट साथियों, मैं भी कहाँ से लेकर आया हूँ, आपको बुक से ही लिखा के लेकर आ रहा हूँ साथियों। बिल्कुल, मेरे द्वारा जो भी नोट्स तैयार किए गए हैं, वो सिर्फ़ आपके लिए तैयार किए गए हैं, और इनसे मेरी जहाँ तक उम्मीद है साथियों, इनसे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों, नहीं जाएगा। ठीक है साथियों? क्योंकि आपको कोई झंझट नहीं लेना है, कोई बुक नहीं पढ़नी है आपको राजस्थान जीके की। इसकी तैयारी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से यहीं पर कवर कर पाऊँगा। ठीक है साथियों? देखिए क्या कह रहा है कि भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस, यानी कि इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है क्या, कि जो राजस्थान में जो मरुस्थल है, जी हाँ साथियों, वो इसरो 2007 के अनुसार उसका कितना प्रतिशत क्षेत्र है? तो वो है 67%। जी हाँ साथियों, विशेष ध्यान देना, 67%। कब? यदि आपसे पूछे कि एटलस 2007 के अनुसार, सॉरी, इसरो 2007 के अनुसार, यानी कि राजस्थान मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस के द्वारा यानी कि मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस, ठीक है साथियों, या फिर बोल दे आपसे इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो कितना है? 67%। अब दूसरी बात वहीं पर देखिए, दूसरा फैक्ट यहीं पर देखिए इसके नीचे, कि राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है? जी हाँ साथियों, कि राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए राजस्थान हो गया, ये राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये टोटल। ठीक है साथियों, अब इसकी बोल रहा है, यानी कि ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हो गया आपका। अब इसमें से जो आपका है कौन सा? मरुस्थलीकरण। अब मरुस्थलीकरण का बोल रहा है, ये देखिए, तो वो हो जाएगा, देखिए मरुस्थलीकरण, आप कहेंगे सर ये रहा मरुस्थल, इधर हो गया ये मरुस्थल। तो मरुस्थलीकरण में अब पूछ रहा है, यानी कि कितना हिस्सा है मरुस्थलीकरण का? जी हाँ साथियों, देखिए कि राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, तो वो आप हो जाएगा साथियों कितना? 61.11%। जी हाँ साथियों, कितना? 61.11%। ये हो जाएगा आपका मरुस्थलीकरण का विस्तार। जी हाँ साथियों, मरुस्थलीकरण यानी कि मरुस्थल का
विस्तार। जी हाँ साथियों, मरुस्थल का विस्तार कितना हो गया? 61.11%। जी हाँ साथियों, यहाँ तक क्लियर है साथियों। क्या ध्यान रखना है कि इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र था वो कितना था साथियों? 67%। ठीक है साथियों, लेकिन राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है? तो 61.11%। जी साथियों, 61.11%, ये आपको याद रखना साथियों। स्क्रीनशॉट लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं, आपको नोट्स बनाने हैं साथियों, बिल्कुल लेना चाहें ले सकते हैं। आगे बढ़ें साथियों, यहाँ तक क्लियर है? यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है साथियों, मैं आपसे डेली आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल यदि आपने नहीं ज्वाइन किया है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको डेली समय देता हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप वहाँ पर आसानी से पूछ सकते हैं साथियों। जैसा कि पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको सभी को पता है कि मैं उनका जो भी डाउट होता है वहाँ पर क्लियर करता हूँ मैं साथियों। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला फैक्ट क्या है, देखिए कि लसाड़िया, जी हाँ साथियों, लसाड़िया, भोराट, उड़िया व मालवा पठार में से कौन सा पठार यानी कि अरावली पर्वत से संबंधित पठार नहीं है? जी हाँ साथियों, अब क्या पूछ रहा है कि लसाड़िया का पठार दे दिया आपको, भोराट का पठार दे दिया साथियों, उड़िया का पठार दे दिया। ठीक है साथियों, अब क्या कह रहा है और मालवा का पठार, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा अरावली पर्वत से संबंधित पठार नहीं है। तो वो कौन सा हो जाएगा साथियों? मालवा का पठार। जी हाँ साथियों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको फैक्ट में लिखा है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा था। आप भी इस पर क्या स्टार लगा दीजिए साथियों, इस पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। बार बार कहूँगा, एग्जाम में ये छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल इस पर जो मैं आपको मोस्टली बता रहा हूँ उस पर आप स्टार लगा लीजिए साथियों, इस पर आप स्टार लगा दीजिए। यानी कि मालवा का पठार ऐसा है जो कि क्या है साथियों? अरावली पर्वत श्रेणी में नहीं आता है। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए ये आपका हो गया क्या प्यारा सा राजस्थान। ठीक है साथियों, अभी मैंने क्या बताया था, अब अभी बताया था, आप कहेंगे सर देखिए जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला, ये अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ठीक है साथियों, अरावली पर्वत श्रेणी होगी। अभी क्या कह रहा है देखिए, अब कह रहा है उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार और भोराट का पठार। ठीक है साथियों, अभी इनको आपका पता होना चाहिए कौन सा पठार कहाँ पर है। ठीक है साथियों, अभी देखिए लसाड़िया का पठार। ठीक है साथियों, पहले क्या होता था कि लसाड़िया का पठार था कहाँ पर? उदयपुर में। लसाड़िया पठार तो पहले था साथियों ये उदयपुर में, लेकिन अब आपको क्या करना है साथियों, अब है ये कौन से जिले में? नवगठित जिला साथियों, कौन सा? सलूम्बर। जी साथियों, अब है ये सलूम्बर जिले में। दूसरा कौन सा है देखिए, भोराट का पठार। ठीक है साथियों, इनको इसको मैं आपको बाद में आगे बताऊंगा साथियों। तब तक आप देखिए उड़िया का पठार, उड़िया का पठार है आपके सिरोही में। इसको याद करने की साथियों ट्रिक भी है मेरे पास, में आपको बताऊंगा साथियों। उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, उड़िया पठार, ये कहाँ पर है साथियों आपके? आप कहेंगे सर सिरोही, सिरोही में हो गया। ठीक है साथियों, उड़िया का पठार सिरोही में हो गया। ठीक है साथियों, अब देखिए आपका सलूम्बर जिला इस पर आता है कि नहीं? आप कहेंगे सर आता है, इस श्रेणी में सलूम्बर जिला भी आता है। सिरोही भी आता ना, आता है साथियों। आप कहेंगे सिरोही यहाँ पर आता है साथियों, ये इस श्रेणी पर स्थित है कि नहीं? अब आप कहेंगे साथियों कौन सा? लसाड़िया का पठार, सॉरी लसाड़िया का हो गया, लेकिन कौन सा? भोराट का पठार। अब देखिए साथियों इसकी ट्रिक बताऊँ साथियों, आप कहेंगे सर बता दो। देखिए उड़िया का पठार, उड़िया का पठार को याद करने की ट्रिक है क्या? ये बताओ उड़ते क्या हैं? आप कहेंगे सर किस प्रकार से बताना है कि उड़ते तो पक्षी भी हैं साथियों। तो पक्षी याद नहीं रखना है आपको, क्या याद रखना है कि उड़ते क्या हैं? उड़ते क्या हैं? उड़ते बाल हैं साथियों, बाल। और बाल कहाँ पर होते हैं साथियों? आप कहेंगे सर क्या बाल होते हैं सर? सिर में होते हैं सर। आप कहेंगे सिर में होते हैं सर, ये भी क्या पूछने की बात है? बाल कहाँ होते हैं? सिर, सिर में होते हैं कि नहीं होते हैं बाल? बाल उड़ते हैं किस में होते हैं? सिर में होते हैं कि नहीं? तो उड़ते से हो जाएगा क्या? उड़िया पठार, उड़िया का पठार। और सिर से क्या हो जाएगा? सिर से हो जाएगा साथियों क्या? सिरोही। क्लियर है साथियों? अब आपसे पूछे कि उड़िया का पठार कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर सिरोही में। उड़िया का पठार कहाँ है साथियों? सिरोही में। अब मैं पूछूं साथियों उड़िया का पठार कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर सिरोही में। क्योंकि किस प्रकार से?
उड़ते क्या हैं? आप कहेंगे सर बाल उड़ते हैं। बाल कहाँ पर होते हैं? सिर में होते हैं। ठीक है साथियों, सिरोही। अब देखिए दूसरा वाला, अब मैंने आपसे कहा था कौन सा? बोराट का पठार। ठीक है साथियों, अब देखिए बोराट का पठार, ये हो गया बोराट का पठार। अब बोराट को पठार को याद करने की ट्रिक है साथियों, क्या कि भोर, जी हाँ साथियों, भोर जानते हो ना, सुबह का टाइम होता है भोर, उसको बोलते हैं भोर। ठीक है साथियों, इसकी ट्रिक है भोर, या तो भोर बही लिख सकते हो या फिर भोर हुई, इस प्रकार से लिख सकते हो, भोर हुई गोकुल में। ठीक है साथियों, भोर से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर भोर से हो जाएगा बोराट। ठीक है साथियों, बोराट हो गया। गोकुल में, गो से क्या हो जाएगा साथियों आपको? गो से हो जाएगा आपका गोगुंदा, गोगुंदा। और कू से हो जाएगा साथियों क्या? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। यानी कि गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य, जी हाँ साथियों, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य। यानी कि ये कौन सा पठार हो गया? बोराट का पठार। आपसे पूछा जाए कि बोराट का पठार कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर बोर हुई गोकुल में, गो से हो जाएगा गोगुंदा, कू से हो जाएगा कुंभलगढ़। यानी कि बोराट का पठार कहाँ पर हो गया साथियों? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य। ठीक है साथियों, और यदि आपसे पूछा जाए उड़िया का पठार कहाँ पर हो गया, आप कहेंगे सर क्या है? उड़ते क्या हैं? मैं पूछूं आपसे उड़िया का पठार कहाँ पर, तो आपसे बोलूं उड़ते क्या हैं, आप कहेंगे सर बाल उड़ते हैं। बाल कहाँ पर होते हैं? सिर में होते हैं। तो उड़िया का पठार कहाँ पर हो गया साथियों? सिरोही में हो गया। यहाँ तक क्लियर है साथियों? ठीक है साथियों, देखिए फैक्ट क्या था आपका कि लसाड़िया का पठार हो गया, बोराट का पठार हो गया, उड़िया का पठार और मालवा का पठार। ठीक है साथियों, अभी देखिए ये यहाँ तक हो गया। देखिए मालवा का पठार, मैंने अभी बताया था कि मालवा का पठार कहाँ पर होता है साथियों? ये वाला यहाँ पर होता है ना मालवा का पठार। यानी कि जो ये हो गई आपकी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। यानी कि यहाँ पर जो भी विस्तार है, जी हाँ साथियों, क्या विस्तार है कि मालवा का पठार, मालवा का पठार कह लो, या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कह लो, या फिर विंध्यन कगार भूमि कह लो, एक ही बात है साथियों। मैंने अभी आपको बताया था साथियों। तो ये आपके अरावली, आपसे पूछूं अब अरावली श्रेणी का विस्तार इस प्रकार से है साथियों, ये रहा अरावली श्रेणी का विस्तार। अब मैं पूछूं आपसे कि ये अरावली श्रेणी के विस्तार में आता है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि अरावली श्रेणी का विस्तार तो इस प्रकार से हो रहा है और ये यहाँ पर दक्षिण पूर्वी हिस्से में है, तो ये नहीं है। तो यही तो पूछ रहा है आपसे कि कौन सा हिस्सा नहीं है, तो मालवा का पठार नहीं है। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें, देखिए अरावली तथा विंध्यन के मिलन, जी हाँ साथियों, अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है? तो महान सीमा भ्रंश कहलाता है। जी हाँ साथियों, अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है? महान सीमा भ्रंश। देखिए क्या है ये, देखिए ये आपका प्यारा सा मैप हो गया। अभी मैंने बताया था अरावली का विस्तार ये रहा साथियों। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर अरावली का विस्तार है, यहाँ पर ये पहाड़ी पहाड़ी प्रदेश है साथियों, तो पहाड़ियाँ यहाँ पर भी होंगी साथियों। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गई आपकी पहाड़ियाँ। ठीक है साथियों, अभी क्या है कि जो आपका विंध्यन कगार भूमि, यानी कि विंध्यन कगार भूमि यानी कि मालवा का पठार। ठीक है साथियों, मालवा का पठार कह लो, विंध्यन कगार भूमि कह लो, या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कह लो। ठीक है साथियों, अब इनके मिलन स्थल को, जी हाँ साथियों, इनका मिलन स्थल ये हो गया, ये वाला, इनके मिलन स्थल को इस प्रकार से, ये इनका मिलन स्थल है। अब इसको क्या कहते हैं साथियों? महान सीमा भ्रंश। जी हाँ साथियों, इसी को बोलते हैं महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश। जी हाँ साथियों, महान सीमा भ्रंश, ये आपको याद रखना है साथियों। यानी कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है, जी हाँ साथियों, अरावली पर्वत श्रेणी है, और अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा और विंध्यन कगार भूमि, इन दोनों के सम्मिलन को, जी हाँ साथियों, जहाँ पर इनका मिलन होता है, यहाँ पर आपस में ये मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? महान सीमा भ्रंश। साथियों बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि कोई भी समस्या फिर भी रहती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। आपका, आपके लिए ही कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है साथियों, वहाँ पर आप जरूर बताएं। ठीक है साथियों, क्या प्रॉब्लम है? अब देखिए यहाँ तक क्लियर है साथियों। देखिए अगला, देखिए कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? जी हाँ साथियों, कितना? 41.5%। ठीक है साथियों, अब देखिए ये क्या है कि जो ये आपका प्यारा सा राजस्थान हो गया, अब राजस्थान में ये हो गया आपका क्या? मरुस्थल हो गया। आप कहेंगे सर ठीक है, तो मरुस्थल में भी क्या है साथियों? इस प्रकार से एक क्षेत्र है यहाँ पर, ये मैंने हाईलाइट कर दिया नीले कलर से। तो ये क्या है साथियों? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जी हाँ साथियों, क्या? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश।
यानी क्या है साथियों, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जी हाँ साथियों, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब आप कहेंगे सर मुक्त यानी कि इसमें यानी कि आपके बालू का स्तूप नहीं है। जी हाँ साथियों, इसमें आपके बालू का स्तूप नहीं है, ये नीले नीले कलर से है। अभी मैं देखियो ये आपको खाली वाला बता रहा हूँ साथियों, ये जो नीले को छोड़ करके ये है ना, ये कौन सा है। अब आप कहेंगे सर जब ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है तो ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश होगा। जी हाँ साथियों, यानी कि ये कौन सा है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है साथियों, अब ये कह रहा है यानी कि ये आपका मरुस्थल हो गया। मरुस्थल को मान लिया कितना, ये मरुस्थल है, मरुस्थल का हो गया 100%। जी हाँ साथियों, अब 100% में थे यानी कि आपसे पूछ रहा है कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, तो आप कहेंगे सर 41.5%। ये कौन सा है साथियों, मुक्त। ठीक है साथियों, जो भी आपका बचा हुआ है वो कौन सा है साथियों, इस 100 में से 41.5 लेस कर दीजिए, आपका कितना बचेगा, जो बचेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर है साथियों। अब आपका मन में डाउट आ रहा होगा सर ये हिस्सा यहाँ पर है तो सही। ठीक है साथियों, अब इसमें जिले कौन कौन से आते हैं। ठीक है साथियों, अब जिले देखिए कौन कौन से आते हैं। इसमें जिले आते हैं साथियों, एक आपके कौन सा हो गया साथियों, पोखरण जिला। अब आप पोखरण का पता होगा कहाँ पर है, पोखरण। पोखरण कहाँ पर है साथियों, ये स्थान है साथियों, पोखरण। पोखरण कहेंगे, आप कहेंगे सर जैसलमेर। पोखरण जैसलमेर हो गया। एक हो गया कौन सा आपका, बालोतरा। बालोतरा एक स्वयं जिला है साथियों। ठीक है साथियों, पोखरण हो गया, बालोतरा हो गया, और एक और है साथियों, कौन सा है साथियों, आप में से कमेंट करके बताइए साथियों कौन सा है एक और। यानी कि एक पोखरण हो गया, एक जैसलमेर हो गया, एक बालोतरा हो गया। जल्दी बताइए, कमेंट करके बताना है इसका साथियों। आपको एक और रह गया है साथियों, मुझे याद नहीं आ रहा साथियों, अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है साथियों, एक हो गया आपका पोखरण जिला जैसलमेर, और एक हो गया आपका कौन सा साथियों, बालोतरा जिला। ठीक है साथियों, यानी कि पोखरण स्थान है जो कि जैसलमेर में, बालोतरा स्वयं एक जिला है जो कि नवगठित जिला है, जिसकी स्थापना 7 अगस्त 2023 को की गई थी माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा। ठीक है साथियों, अभी एक जिला मुझे याद नहीं आ रहा साथियों, वो स्थान कौन सा है। ठीक है साथियों, जैसे ही फैक्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा, शायद मैंने फैक्ट में भी लिखा होगा, शायद ये होगा साथियों। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ तक क्लियर है साथियों, ये देखिए पहले आप। ठीक है साथियों, तो कितना हो गया 41.5%, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान का रेतीला मैदान है, यानी कि मरुस्थल है, मरुस्थल का कितना हिस्सा है जो कि बालू का स्तूप मुक्त है, यानी कि यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है, यानी कि यहाँ पर रेत के टीले नहीं है साथियों, तो वो है 41.5%। जी हाँ साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। आगे बढ़े साथियों, चलिए देखिए साथियों, अगला क्या फैक्ट है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जी हाँ साथियों, बार बार बता दिया था मैंने, अरावली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है साथियों, अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है, पहले तो आपको वो बताना कितनी कौन सी है, गुरु शिखर। ठीक है साथियों, इनकी भी ट्रिक्स है मेरे पास में एक, मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स है, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रख, इस प्रकार से इसकी ट्रिक है, लंबाई के क्रम से इनका जो भी है ये, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि इनको लंबाई के क्रम से आरोही क्रम में जमाइए या फिर अवरोही क्रम में जमाइए। इन सभी पर्वत चोटियों की मेरे पास ट्रिक है साथियों, आपको मैं बताऊंगा, कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए साथियों। चैनल पर साथियों नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट आपको मिलेगा तो सही, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको क्लास में ही याद कराया जाए। ठीक है साथियों, चलिए, यानी कि कौन सी हो जाएगी साथियों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर। अब गुरु शिखर कहाँ पर है साथियों, गुरु शिखर हो जाएगा आपके साथियों सिरोही। तो साथियों कहाँ पर हो जाएगा आपका, तो गुरु शिखर हो जाएगा आपका साथियों सिरोही में। जी हाँ साथियों, गुरु शिखर हो गया सिरोही में। उसी प्रकार से देखिए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी यानी कि कौन सी हो गई, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों, तो आप कहेंगे सर 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर। मैंने साथियों आपको बताया था कि कितनी होती है, एक तो होती है 1727 मीटर और एक होती है 1722 मीटर, यानी कि दोनों आपको याद रखनी है। 1722 मीटर भी आ जाता है ऑप्शन में और 1727 मीटर भी, यानी कि दोनों आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। यदि दोनों एक साथ आते हैं तो ए व बी दोनों करके आएगा, और दोनों एक साथ नहीं आ सकते साथियों, और यदि आएगा या तो 1722 आएगा या फिर 1727 आएगा, तो दोनों में से आपको एक टिक करना है साथियों। ठीक है साथियों,
दोनों में से एक ही आएगा, दोनों याद करने हैं साथियों। ठीक है साथियों, यदि 1727 ऑप्शन में नहीं मिले तो 1722 करना है आपको, यदि 1722 नहीं है तो 1727 करना है। ठीक है साथियों, आगे देखिए कि अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जी हाँ साथियों, कौन सी है? शेर। शेर कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है साथियों, इसकी ऊंचाई है साथियों 1597 मीटर। जी हाँ साथियों, सभी की ट्रिक्स है साथियों मेरे पास में, आपको आसानी से याद कराऊंगा साथियों, एक क्लास अलग से लेकर आऊंगा इनके लिए। ठीक है साथियों, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी साथियों? कौन सी? गुरु शिखर। कहाँ पर है? सिरोही में। जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? तो उसकी 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी है साथियों? सिरोही। सिरोही में, सॉरी, शेर है। शेर, सिरोही, सा से सा याद रखिए, सिरोही में हो जाएगी। ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। यहाँ तक क्लियर है साथियों? स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए देखिए क्या है अगला फैक्ट। अगला फैक्ट है कि राजस्थान के किन जिलों में बांका पट्टी फैली हुई है। जी हाँ साथियों, बांका पट्टी का मतलब है कुबड़ पट्टी। ठीक है साथियों, बांका पट्टी मतलब कुबड़ पट्टी। जी हाँ साथियों, क्या? कुबड़, कुबड़ पट्टी। ठीक है साथियों, यानी कि राजस्थान के जो कौन से ज़िले हैं तो वो हैं अजमेर और नागौर, जहाँ पर कुबड़ पट्टी फैली हुई। अब कुबड़ पट्टी क्या होती है? देखिए साथियों, कुबड़ पट्टी होती है यानी कि ये आपका हो गया राजस्थान। राजस्थान में हो गया आपकी कौन सा? अजमेर, सॉरी, अजमेर और नागौर का क्षेत्र। अजमेर और नागौर का क्षेत्र ये वाला जैसे कि। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या है, इस क्षेत्र में अजमेर और नागौर क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में क्या है कि एक नदी बहती है। नदी में क्या है कि बांका पट्टी, उसको बोलते हैं बांका पट्टी। ठीक है साथियों, या फिर कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी। अब इसमें क्या होता है साथियों, कुबड़ पट्टी तो यहाँ के जो भी लोग होते हैं, जी हाँ साथियों, कुबड़ पट्टी यहाँ के जो भी लोग होते हैं यहाँ के। ठीक है साथियों, राजस्थान और नागौर के जो कुबड़ पट्टी के समीप लोग होते हैं, इनकी क्या होती है, जो पीठ पीठ होती है, जी हाँ साथियों, पीठ पीठ होती है, तो वो क्या है, थोड़ी तीखी पड़ जाती है, यानी कि उसमें कुबड़ सा निकल आता है। जी हाँ साथियों, तीखी पड़ जाती है, उसमें थोड़ा कुबड़ सा निकल आता है, इसी प्रकार से, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है साथियों? कुबड़ पट्टी। इसको बोला जाता है कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक? बांका पट्टी, इसी को कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी बोला जाता है। ठीक है साथियों, जो कि कहाँ पर है? अजमेर और नागौर जिलों के मध्य, दोनों के मध्य है ये, अजमेर और नागौर जिलों के मध्य कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी। आगे देखिए कि लसाड़िया का पठार राजस्थान में किस जिले में स्थित है। जी हाँ साथियों, लसाड़िया का पठार मैंने अभी बताया था आपको कहाँ पर है। पहले ये उदयपुर में था, लेकिन वर्तमान में कौन से जिले में है? सलूमगढ़ जिले में। कहाँ पर है लसाड़िया का पठार? कहाँ पर है आप कहेंगे सर? सलूमगढ़ जिले में। ठीक है साथियों, पहले कहाँ पर था? उदयपुर में। यदि आपको सलूमगढ़ जिला नहीं मिले, यानी कि पिछले फैक्ट के हिसाब से पूछे, तो वहाँ पर उदयपुर आएगा। जहाँ से जहाँ तक संभावना है साथियों कि नए फैक्ट के हिसाब से ही पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि तब तक सब कुछ बदल चुका होगा, क्योंकि अभी आपका वर्तमान जिला सलूमर हो गया है। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? सलूमर में। तो आपको याद रखना है सलूमर जिला। ठीक है साथियों, अगला देखिए कि राजस्थान के किस बेसिन में अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। जी हाँ साथियों, जो राजस्थान का अधिकतम कौन सा बेसिन में अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? बीहड़ भूमि पाई जाती है आपके चंबल बेसिन में। चंबल बेसिन का क्षेत्र कौन सा है? देखिए साथियों, ये आपका मैप है। मैप में आप देखिए, ये यहाँ से इस प्रकार से आपके चंबल नदी निकलती है यहाँ से, तो चंबल नदी में इसी को कह रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा बीहड़, तो बीहड़ चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। कहाँ पर? चंबल नदी में। चंबल नदी में सबसे अधिक बीहड़ पाए जाते हैं साथियों। यहाँ तक क्लियर है साथियों? आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखिए अगला फैक्ट क्या है। अगला है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। जी हाँ साथियों, अभी मैंने आपसे पूछा था, ये आ गया कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। तो फलौदी, पोखरण, बालोतरा, यानी कि फलौदी रह गया था साथियों। फलौदी पहले कहाँ आता था साथियों? फलौदी पहले आता था आपके जोधपुर जिले में। ठीक है साथियों, लेकिन फलौदी अब वर्तमान में स्वयं एक जिला है। तो यानी कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना था साथियों? कितना था जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आप कहेंगे सर वो हो जाएगा 41.5%। ठीक है साथियों, 41.5% हो गया। यानी कि इस पर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो फलौदी, पोखरण, बालोतरा। फलौदी स्वयं एक जिला है, बालोतरा भी स्वयं एक जिला है। पोखरण कहाँ पर है साथियों? पोखरण है आपके जैसलमेर में। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों?
यहाँ तक क्लियर होना चाहिए साथियों। आगे देखिए कि अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ साथियों, कौन सी है? शेर। शेर कहाँ पर है साथियों? आप कहेंगे सर सिरोही में। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। अभी बताया था साथियों, यहाँ पर फैक्ट आ गया। ठीक है साथियों, कहाँ पर है? आप कहेंगे सर सिरोही में। सिरोही में हो गई। ठीक है साथियों, कितनी है? 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है और अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची है, लेकिन अरावली पर्वतमाला की सबसे पहली यानी कि सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। गुरु का शिखर सिरोही में। ठीक है साथियों, इस प्रकार से याद रखना है। किस प्रकार से? कि गुरु का शिखर सिरोही में। ठीक है साथियों, ऊंचाई कितनी हो जाएगी उसकी? 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर। ठीक है साथियों, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी हो जाएगी साथियों? 1597 मीटर। कहाँ पर है? सिरोही में है। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए कि राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जी हाँ साथियों, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार। जी हाँ साथियों, कहाँ पर है? सिरोही में। मैंने क्या बताया था साथियों? उड़ते क्या हैं? आप कहेंगे सर बाल उड़ते हैं। बाल कहाँ पर होते हैं साथियों? सिरोही में होते हैं, यानी कि सिर में होते हैं। सिर से बनाइए सिरोही, उड़ते से बनाइए उड़िया का पठार। ठीक है साथियों, उड़ते से क्या बनाओगे? उड़िया का पठार। सिर से क्या बनाओगे? सिरोही। उड़ते क्या हैं? बाल उड़ते हैं। बाल कहाँ पर होते हैं? सिर में होते हैं। और सिर से बनाइए सिरोही, उड़िया का पठार हो जाएगा सिरोही में। और यदि बताइए साथियों, यानी कि आपका सिर है। जी हाँ साथियों, सिर सबसे ऊपर होता है ना, ऊपर होता है। तो यही तो कह रहा है आपसे कि राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो हो जाएगा समझिए कौन सा? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है साथियों, कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही में। यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों? चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। आगे बढ़ें। चलिए देखिए अगला क्या क्वेश्चन है। देखिए कि गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? जी हाँ साथियों, कि गोडवाड़ प्रदेश है क्या है? राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है, यानी कि किस का भाग है? तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। ठीक है साथियों, यानी कि गोडवाड़ प्रदेश को किस क्षेत्र को बोला जाता है? गोडवाड़ प्रदेश हो जाएगा। देखिए ये आपका राजस्थान है, राजस्थान। गोडवाड़ प्रदेश इसमें ये हो गया, यानी कि गोडवाड़ प्रदेश बोला जाता था आपके किसको? यानी कि जोधपुर की सीमा क्षेत्र को, जोधपुर। ठीक है साथियों, यही पूछ रहा है आपसे कि गोडवाड़ प्रदेश है क्या है वो राजस्थान के किस भू आकृतिक विभाग का भाग है, यानी कि किसका है? तो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल प्रदेश। यानी कि ये कौन सा है आपका? आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक ये आपका कौन सा? मरुस्थल प्रदेश। मरुस्थल प्रदेश आपका जोधपुर में हो जाएगा, यानी कि जोधपुर हिस्सा है वो किस में आता है? मरुस्थल में आता है। ठीक है साथियों, तो किस आकृतिक का हिस्सा हो जाएगा? तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर है साथियों? कोई दिक्कत हो तो साथियों कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आपको। ठीक है, देखिए अगला क्या फैक्ट है कि राजस्थान का कौन सा प्रदेश उत्खात स्थलाकृति वाला है? राजस्थान का कौन सा प्रदेश उत्खात स्थलाकृति वाला है? तो कौन सा है? चंबल बेसिन। अभी बताया था मैंने, सबसे अधिक उत्खात भूमि कौन निर्मित करता है? तो चंबल बेसिन करता है। चंबल बेसिन कहाँ से? चंबल नदी यहाँ से इस प्रकार से आपके गुजरती है, चंबल, जो कि उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है। पूरे राजस्थान में या पूरे देश में भी जानी जाती है उत्खात भूमि के लिए। ठीक है साथियों, अगला देखिए क्या फैक्ट है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तृत है? जी हाँ साथियों, मालवा का पठार कहाँ पर है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। मैंने बताया था आपको यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश बोल दो। जी हाँ साथियों, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठार बोल दो, मालवा का पठार बोल दो और विंध्यन कगार भूमि भी बोल दो। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर है? मैंने बार बार बता दिया साथियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं साथियों, बिल्कुल। आगे बढ़ें साथियों, यदि कोई भी समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें साथियों, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, यहाँ तक क्लियर हो गया साथियों, ये आज के लिए हमारे ये फैक्ट थे। आपको सभी को याद करना है। मैं कल एग्ज़ाम में, यानी कि जो आपकी क्लास है उसमें आपका एग्ज़ाम टेस्ट होगा, यानी कि एग्ज़ाम बेस्ड। जी हाँ साथियों, उसमें आपसे पूछा जाएगा। शुरुआत में मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, फिर उसके बाद में आपके फिर से आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है साथियों, उसी प्रकार से पहले मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन उसके पूछूंगा जो भी मैंने आज पढ़ाया है, उसको मैं उसमें पूछूंगा साथियों आपसे। ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगी साथियों कमेंट में ज़रूर बताना। और साथियों टारगेट है अपना कौन सा साथियों? 450 प्लस। ठीक है साथियों, BSTC
2024 450 प्लस ये आपको लेकर आना है साथियों। और बिल्कुल आप मेरे मार्गदर्शन में रहिए, बिल्कुल आएंगे साथियों, विश्वास के साथ रखिए कंसंट्रेशन। ठीक है साथियों, धीरे धीरे आपके सभी क्लासें कंटिन्यू चालू कर दी जाएंगी साथियों, बिल्कुल सभी। अभी वर्तमान में क्या है कि साथियों टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है साथियों, इसी वजह से थोड़ा वो है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। धीरे धीरे आपके सभी क्लासें रेगुलर चालू कर दी जाएंगी साथियों। और जी हाँ साथियों, कल के क्वेश्चन की बात करें, जी हाँ साथियों, कल का क्वेश्चन था जो मैंने आपसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। सबसे सटीक आंसर आया था, सबसे पहले आंसर आया था पूजा सैनी। जी हाँ साथियों, पूजा सैनी का आंसर सबसे पहले, सबसे सटीक। जी हाँ साथियों, उनका आया था। उनके लिए बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है साथियों, सबसे पहले आंसर देने के लिए। ठीक है साथियों, चलिए साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया तो जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए साथियों, मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।